ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तुम लोग देख लेना एक बार। सुपर पोजिशन ऑफ थ्योरम पढ़ चुके हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पढ़ चुके हैं इसमें तीसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इस 3 टॉपिक पढ़ने से पहले हम बताए थे एक टॉपिक है तुम्हारा वेक्टर, वो आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये दोनों टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक में से किसी को कोई दिक्कत होगा, किसी को क्या स्पेशली श्रुति और तुमको दिक्कत होगा तो मुझसे फ्री टाइम में कहीं पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म आज पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बट फिर से हम वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहे हैं। और वेक्टर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। Although this is the class of target, so we should have to focus more on numericals rather than in theory section. ठीक है, थ्योरी सेक्शन हम लोग करेंगे, but little bit we will focus more and more on numerical portion. ठीक है, anyways, और वहाँ जो क्लास 12 का क्लास चल रहा है उसमें हम लोग मेनली थ्योरी सेक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन कम करेंगे। ठीक है, तो किसी को यदि थ्योरी सेक्शन यदि पढ़ना है तो उस क्लास में तुम आ ही नहीं सकता, क्या ही कर सकते हो, आ नहीं सकते हो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा आज का है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ है क्या? हम इस पे बताए थे भैया कूलम्ब्स लॉ है क्या। कूलम्ब्स लॉ या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई? कूलम्ब्स एक नाम साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, भैया 2 चार्ज है तुम्हारा Q1 एंड Q2, 2 चार्ज है Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज इंट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है r, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर में होगा, स्क्वायर का। इसीलिए इसको यूनिवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? आर स्क्वायर का। आर क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम होता है ना? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हियर वन शुड बी here our discussion is confined as to point charges. यदि पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। यदि पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। बस एक कंडीशन है जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं हुआ। स्फेरिकली सिमेट्रिक का क्या मतलब था? देखो ये सब जो डिस्कशन है ना, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन दी प्रीवियस क्लासेस, बट एक बार हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस का मतलब क्या होता है भैया? बोलता है कि 2 स्फेयर है, 2 स्फेयर हो, मान सपोज ये 1 स्फेयर 1 एंड स्फेयर 2, इन दोनों के बीच में दूरी है r। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? r है। अब बोलता है कि इसमें जो चार्ज होगा तुम्हारा, यदि तुम एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ से, यहाँ तो पॉइंट पकड़ लो, यदि तुम इधर चल रहे हो
या तुम इधर चल रहे हो, तुम इधर चल रहे हो, तुम इधर चल रहे हो, किसी डायरेक्शन में चलो, तुमको चार्ज सेम मिलना चाहिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी है, देयर इज ए सिमेट्रिसिटी। इस पॉइंट के इस सेंटर के इधर जाएंगे, मानो इधर r डिस्टेंस चले तो यहाँ पे q चार्ज मिला, यदि यहाँ पे r डिस्टेंस चलेगा तो q ही चार्ज मिलेगा, यहाँ पे r चलेगा तो q ही चार्ज मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम लोग मतलब सिंपली कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है वो किसका फंक्शन होना चाहिए? डिस्टेंस का फंक्शन, r का फंक्शन होना चाहिए, किसी एंगल का फंक्शन नहीं होना चाहिए, थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गया ना। और सिर्फ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल रेयरली तुम लोगों को पूछने वाला है। हो सकता है पूछ ले बट नहीं पूछेगा, पूछेगा सपोज कोई ऐसा पूछ देगा, मानो ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, इस पे चार्ज 2 कूलम है, इस पे अरे यार इस पे चार्ज 2 कूलम है, इस पे चार्ज 2 कूलम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 मीटर है, तो बोलेगा फोर्स निकालो। तो यहाँ पर सिंपली तुम आराम से अपना फॉर्मूला लगा सकते हो कूलम्स लॉ का, दिस इज दिस फॉर्मूला, ठीक। लेकिन यदि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज नहीं है, दो दूसरा शेप है, स्फेयर के अलावा दूसरा शेप है, सपोज करो रेक्टेंगल ऐसा है, दो रेक्टेंगुलर शेप है और इन दोनों पे चार्ज है, इन दोनों पे चार्ज है और इन दोनों के बीच का r डिस्टेंस है। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला वन, इसमें q1 चार्ज है, इस पे q2 चार्ज है, तो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं करेगा, मतलब कूलम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं करेगा क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गया? स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन वी विल अप्लाई कूलम्स लॉ। अदरवाइज कूलम्स लॉ अप्लाइज फॉर द पॉइंट चार्जेस एंड दैट पॉइंट चार्जेस शुड बी एट स्टेशनरी। वो पॉइंट चार्जेस क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। वो पॉइंट चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। दैट मीन्स चार्ज शुड बी एट रेस्ट, दैट मीन्स चार्ज शुड बी एट रेस्ट। यदि चार्ज मोशन में है तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, चार्ज यदि मोशन में है तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं यदि चार्ज मोशन में है लेकिन मोशन जो है बहुत 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 स्लो है, यदि चार्ज का स्पीड बहुत 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 स्लो है तो हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन तुम लोगों के क्लास में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है कि चार्ज का स्पीड इतना है तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? all this discussion is completed in the previous classes, so if you don't understand this don't worry, go and watch my lecture, yeah, otherwise if you don't want my lecture तो copy all the lectures I will discuss in the vacant classes, ठीक है। फ्री क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो, यदि मान लो सपोज करो ये चार्ज Q1 है और यहाँ सपोज करो चार्ज Q2 है, तो कूलम्स फोर्स क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि r है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? r है, ठीक। दिस इज द r वेक्टर। अब जहाँ पे कुछ भी करेंगे तो वेक्टर लाएंगे, ठीक। सबसे पहले हमको इन दोनों का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। मम्मी बचा लो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम बताए थे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर है जो किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए, पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर है जो किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए। सपोज करो कि ये तुम्हारा पार्टिकल है P, इसका पोजीशन बताना है, सबसे पहला काम क्या है? कोऑर्डिनेट खींचना होता है भैया, कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचना होता है। सबसे पहला काम क्या है? कोऑर्डिनेट खींचना होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सोच लिए। अब इसका ऑरिजिन से भैया इसको मिला दो, इसका ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो। ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन कुछ और नहीं, पोजीशन वेक्टर है। ये लाइन क्या है? पोजीशन वेक्टर है। कोई दिक्कत? सिमिलरली भैया इस चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो भैया क्या करेंगे? सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, तब ना हम एक ओरिजिन से खींचेंगे वहाँ पोजीशन वेक्टर। तो फर्स्ट पहला ड्यूटी ये हमारा है पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना। पहला ड्यूटी हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना।
तो पहला ड्यूटी हम क्या किए, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया R2 वेक्टर, ठीक है, ये हो गया R1 वेक्टर और ये हो गया R2 वेक्टर। देखो हम क्या बताए थे भैया, कूलम्ब्स लॉ बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ बोलो, कूलम्ब्स फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, कूलम्ब्स फोर्स बोलो, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों नाम सेम है, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो इस नाम में बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, इस नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कूलम्ब्स फोर्स के नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से बहुत क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ड है एक इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो डेट मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो डेट मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो डेट मीन्स चार्ज। एक वर्ड है तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज। और एक वर्ड है स्टैटिक मतलब रेस्ट, और तीसरा वर्ड है फोर्स। तीन वर्ड है भैया, एक वर्ड है चार्ज, एक वर्ड है इलेक्ट्रो, तीसरा वर्ड है फोर्स। चार्ज, रेस्ट और फोर्स, चार्ज, रेस्ट और फोर्स। कहता है जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा, उस समय लगने वाला फोर्स, उस समय लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है या कूलम्ब्स फोर्स कहलाता है। तो जो दो चार्ज है Q1 और Q2, तो दोनों के बीच का दूरी R है, तो हम बताएं भैया फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। और यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, ठीक है, इन अ वैक्यूम, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ होता है 8.85 इंटू 10 माइनस कितना होता है 11, 12, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फोर्स, अगर दिस इज योर फोर्स। अब ये फोर्स में तुम देखो यहाँ पे माथा में टिक्का नहीं लगाए हैं, माथा में टिक्का नहीं लगाए हैं, दैट मीन्स यह फोर्स सिर्फ तुम्हारा क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड देगा। ये फोर्स तुम्हारा क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। दैट मीन्स हम बताए थे एक बात, जब इस फोर्स में सॉल्व करो तो चार्ज का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो मैटर नहीं करता है। यहाँ चार्ज यदि मानो कि ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है +2 कूलम, और यहाँ पर दिया हुआ है -2 कूलम, -2 कूलम, अरे यार -2 कूलम, दोनों बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फॉर्मूला बनेगा भैया K का वैल्यू होता है 10 × 9 इंटू ये हो गया 2, ये हो गया -2 है, लेकिन साइन को पॉजिटिव रखना है, साइन को इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पे साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। साइन तो बस इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, साइन क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एनीवेज ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड करेंगे, इसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे, किसी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को एसोसिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं भैया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, उसके साथ यदि हम डायरेक्शन दे दें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट मीन्स योर वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहते हैं। वहाँ पे जो फोर्स है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसको किसी प्रकार से डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब हम ये बात भी बताए हुए हैं वेक्टर क्लासेस में, किसी भी स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स किसी भी मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना है या उसको वेक्टर बनाना है, तो भैया एक खास प्रकार का वेक्टर से गुना करते हैं, उस वेक्टर का नाम है यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। यदि उस फोर्स में यदि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, उस फोर्स में यदि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, वो फोर्स वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो फोर्स वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम भैया बोले क्या है, इस फोर्स में यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स यदि हमारा फोर्स F है, दैट मीन्स हमारा ये फोर्स F है, तो इस फोर्स को, इस मानो ये हमारा फोर्स F है, ये हमारा फोर्स F है, ये F, मतलब इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये F के ऊपर, माथा पे ऊपर टोपी पहनाना यूनिट वेक्टर को सिंबल करता है, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, चीज़ पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा, पूरा चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा यदि यूनिट वेक्टर रिवाइज होगा। सब कुछ वेक्टर का कंसेप्ट है कि भैया किसी भी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वेक्टर बन जाएगा। तुम देखो यहाँ पे
यहाँ पे माथा पे टिक्का नहीं लगल है, तीर नहीं लगल है, यहाँ पे टिक्का लगल। दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म है, ये है वेक्टर फॉर्म। ठीक ठीक है। अब थोड़ा सा और हम बताते हैं कि इसमें जो यूनिट वेक्टर है तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा यूनिट वेक्टर एफ कैप जो है तुम्हारा बेसिकली क्या है, आर कैप है। क्योंकि फोर्स तुम्हारा क्या रहता है, हम बताए थे कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। जो दो फोर्स है उसका जो लाइन ज्वाइन करता है ना उसी के अलोंग लगता है। मतलब हम बता रहे हैं भैया ये Q1 है और ये Q2 है, ये फोर्स है, तो फोर्स या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, ऐसे फोर्स कभी नहीं लग सकता है या ऐसे फोर्स नहीं लग सकता है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो हमारा पास यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, वो है आर कैप। वो कौन सा है, आर कैप। कौन सा वेक्टर है भैया, आर कैप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन सा है भैया, यहाँ यूनिट वेक्टर हमारा है आर कैप। क्लियर है बात। चलो एक और बात हम बताए थे, तुम लोगों को बता देते हैं कि जो आर कैप है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं आर वेक्टर को डिवाइड करो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। इस प्रकार डिफिनेशन है ये। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। एक बार बताओ तुम लोगों को, चीज समझ में आ रहा है या बाउंस मार रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। पूरा तरह से नहीं आ रहा हो, हमको समझ में आ रहा है क्योंकि तुमको यूनिट वेक्टर नहीं पता है, वेक्टर नहीं पता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा हो, हम समझ में आ रहा है, लेकिन चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समय दो, ठीक है, थोड़ा सा समय दो, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, हम समझा देंगे हर कुछ, और हम नहीं समझा पाए तो कोई नहीं समझा पाएगा। हाँ, खूब डायलॉगबाजी चलेगा कि हम है ही हैं, हम हऊ हैं, हम हऊ हैं, हम सम्राट हैं, हम फिजिक्स के बाप हैं, हम फिजिक्स के चाचा हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब मर रहा था ना तो बोला कि हम फिजिक्स का ये फिक्स समुंदर है, उस समुंदर का एक बूंद का उसके एटम के बराबर भी नहीं है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है। यदि हम बोल देंगे हम फिजिक्स जानते हैं तो हम बेवकूफ़ इंसान हैं। ठीक है, फिजिक्स को समझना नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। फिजिक्स को समझना नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। नो वन कैन अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री जो बताते क्यों दे दिया। सपोज करो किसी को तुमको एयर पंप करना है, तुमको प्रेशर के बारे में पता नहीं है, मार के देगा एकदम दवा करके पूरा फेफड़े फाड़ देगा हैं। सपोज तुम बायो का स्टूडेंट हो, तुमको एयर पंप देना है, तुमको पता नहीं है, मारना है ऐसे, ठीक है, ट्रेनिंग में बताएगा तो वही तो ये क्या है, ट्रेनिंग से पहले का वार्म अप है। ट्रेनिंग में तुमको पता नहीं है प्रेशर क्या है, तो पहले प्रेशर पढ़ाएगा, पहले ट्रेनिंग देगा तुमको, हाँ, प्रेशर बताएगा कि ट्रेनिंग देगा। बताओ प्रेशर क्या लगता है तुमको? बेवकूफ़ थोड़ी है, कोई फिजिक्स मेडिकल में रखा है तो बेवकूफ़ थोड़ी होगा। रीज़न यही है कि तुम समझो, क्योंकि हाँ टेम्परेचर के बारे में पता नहीं है। देखिए केल्विन है, अरे केल्विन और सेल्सियस में क्या डिफरेंस है, ठोक दो, ठोक दिया, मरीज पे ठोका गया। एनीवे चलो ये सब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये सब इसको इरेज करते हैं। ये इरेज नहीं होगा क्या? चलो ठीक है, जहां पे हम लोग R1, वहां से बैक टू प्लान स्टोरी। R1 हमारा क्या भैया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1,
पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। भैया R2 क्या है हमारा, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। ट्रायंगल लॉ होता है एक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन में एक क्या होता है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में पढ़ाए थे भैया कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर होगा ये वेक्टर, मतलब R1 वेक्टर प्लस R बराबर होगा R2 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर होगा R2 वेक्टर। इसलिए R वेक्टर जो हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लाइन कटने के बाद साउंड अच्छा आता है ना पहले से कंपेरिजन में। हाँ तो एसी लग जाएगा, ठीक, थोड़ा सा इको हो रहा है। एनीवे खांसी कर लेते हैं। हाँ जस्ट बताएं फोर्स जो तुम्हारा है वो क्या है भैया, फोर्स डॉट आर कैप, ये होगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब यहाँ देखो फोर्स और आर कैप को हम डिफाइन किए हुए हैं भैया, आर वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ आर, आर वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ आर। इसको यहाँ से लिख देंगे आर वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ आर, ठीक है। एफ फोर्स जो है, फोर्स को भी हम डिफाइन कर चुके हैं भैया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भैया पुट कर देंगे फोर्स का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया आर वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। देखो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर लिखो या आर ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है, तो एक ही चीज़ है ये दोनों, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे में आर वेक्टर डिवाइड बटा आर, ठीक। अरे स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ सिर्फ आर है, ठीक है, यहाँ सिर्फ आर है, देख रहे हैं, स्क्वायर नहीं है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ तो भैया लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया फोर्स, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। कुलस फोर्स का ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। पढ़ते क्यों है, जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम लोग कुलम्स फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको और आगे करते हैं, इसको इरेज करते हैं, अरे ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आर वेक्टर को हम यहाँ पढ़ाए हैं, आर वेक्टर हमारा क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर, आर वेक्टर क्या हमारा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, के Q1 Q2, और आर वेक्टर क्या करेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बटा आर को R2 माइनस R1 वेक्टर, मॉडुलस है यहाँ पे और क्यूब लगा दें, ठीक, कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ पे ठीक है। अब जो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं F21 के Q2 Q1 या Q1 Q2 कुछ भी लिखो, ये क्या R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बटा मॉडुलस R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक, ऐसा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स लग रहा है पार्टिकल 2 पे ड्यू टू 1, इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज, पार्टिकल नहीं है, चार्ज है ना, चार्ज 2 ड्यू टू 1, चार्ज 1, क्या है, लोग फोटो दिखाते हैं। ये हो गया हमारा Q1, यहाँ हो गया Q2। तो बोलता है ये क्या है, F21 क्या है, ये फोर्स है किस पे, 2 पे, फोर्स है किस पे, 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, 2 पे है किसके द्वारा, 1 के द्वारा, मतलब ये 2 पे 1 पे लगाया, मानो रिपल्सन हो रहा है, सपोज करो रिपल्सन हो रहा है, वी डोंट नो रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, मान रहे हैं फॉर टाइमिंग दो बोथ हैव सेम चार्ज, बोथ हैव सेम चार्ज, तो कैसे होगा, मानो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मान लेते हैं, ठीक। तो 1 लगा रहा है 2 पे, तो 1 लगाएगा 2 पे, यहाँ पे ऐसे इधर ठेलेगा आगे, रिपल्सन होगा ऐसा, ठीक। ये फोर्स क्या हो गया, ये फोर्स है किस पे, 2 पे, बिकॉज ऑफ 1,
ठीक है, फोर्स है 2 पे बिकॉज ऑफ 1। सिमिलरली न्यूटन का थर्ड लॉ से क्या बोलता है, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल और अपोजिट। ये अब जैसे Q1 Q2 पे लगाया है तो Q2 भी भैया Q1 पे लगाएगा, Q2 भी भैया Q1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट लगाएगा, लेकिन अपोजिट लगाएगा। दैट मीन्स ये फोर्स क्या हो गया, F12 हो गया। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। दैट मीन्स इसमें देखो फोर्स यदि हम लिखेंगे F12, ये क्या है बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, माइनस लगाएंगे F21। ठीक, यह बात क्लियर है यहाँ तक? सुरती क्लियर है, कोई दिक्कत है? हम बोले भैया कि ये ए समझना क्या आता है, नहीं है ये है, ये देखो क्या है ना, ये जो चार्ज लिखे ना, ये चार्ज यहाँ पे जो 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कि फोर्स है चार्ज 2 पे। फोर्स किस पे लग रहा है, जो आगे में है उस पे लग रहा है, और लगाने वाला कौन है। देखो सपोज करो तुमको कोई थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने वाला भी तो कोई होगा कि नहीं होगा, कोई तुमको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने वाला भी कोई होगा। तुम्हारा सपोज हम तुमको थप्पड़ मार रहे हैं, वो नहीं मार रहा है, हम मार रहे हैं, तो हम मारने वाला हुए, तो हम हो गए 1, तुम हो गया 2, तो 2 हो गया मार खाने वाला, 1 हो गया मारने वाला। ठीक है, तो 2 इस पे फोर्स लग रहा है, थप्पड़ इसको लग रहा है, मार कौन रहा है, Q1 लग रहा है। इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, फोर्स टू 1, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू, बोलो फोर्स ऑन टू लगा जिस पे ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है हम तुमको थप्पड़ मारेंगे, तुम भी हमको थप्पड़ खींचेगी, तुम भी हमको थप्पड़ खींचेगी। तो उससे थप्पड़ खींचना है, लेकिन हम इधर से मारेंगे तो तुम, हम मारो राइट से मारेंगे तो तुम लेफ्ट से मारोगे, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, तो डायरेक्शन देखो, ये भी इसको छोड़ेगा, ये इसको धूड़ दिया है, 2 को 1 छोड़ दिया है पकड़ के, अब 2 भी है 1 को छोड़ेगा, तो इसको छोड़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको सिंबल कैसे पढ़ेंगे कि फोर्स F11, मतलब 1 छोड़ा गया किसके द्वारा, 2 के द्वारा, 1 छोड़ा गया किसके द्वारा, 2 के द्वारा, 1 छोड़ा गया है, अरे भाई सच में छोड़ा गया, 1 छोड़ा गया है, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। इस चीज को दोनों का बराबर है, जितना फोर्स से हम तुमको मारेंगे उतना हमको तुम मारेगी, दोनों का प्रभाव बराबर है, तो दोनों बराबर है। लेकिन साइन क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ साइन क्या कर रहा है, साइन कर रहा है कि डायरेक्शन इज अपोजिट। इज इट ओके, डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, F21 का मैग्नीट्यूड 1-2 होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। देखो मैग्नीट्यूड जब लिख रहे हैं तो माथा में टक्का तीर नहीं लगा रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक, या इसको तीर लगा दोगे, यदि तीर ऐसा लगा दोगे तो बगल में से डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो देखो दादा, तो हम क्या बताए भैया, फोर्स 2 पर लगा, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, क्या होगा K, Q1 Q2, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है लिख लो, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बट्टा, और भाग जाती है, दिखता नहीं है। ये हो गया तुम्हारा मॉडुलस R2 माइनस R1 का, दिस इज द, अभी जस्ट बताए कि तुम्हारा F1 वेक्टर वो माइनस होगा F2 वेक्टर। ठीक है, तो माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 माइनस R1 का होल क्यूब। यदि माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो K Q1 Q2 हो गया R1 माइनस R2। अब देखो ये यहाँ माइनस लिखो, यहाँ प्लस लिखो, दोनों का तो मोड आएगा ना, मोड से हमेशा जो रिजल्ट आता है ना बाहर वो पॉजिटिव ही आता है। इस मॉडुलस से हमेशा जो रिजल्ट बाहर आएगा
पॉजिटिव होगा, तो उसको उल्टा लिखो सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं R1 माइनस R2, ठीक। तो हो गया फोर्स F12। सिंपली हम क्या बताएं भैया, दो फोर्स बताएं। फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, ड्यू टू 2। ये क्या होगा भैया, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ बता R1 माइनस R2 डिवाइडेड बटा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ठीक है। फोर्स 2-1 K Q1 Q2 यहाँ बताओ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक। 2-1 है तो यहाँ पे 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 है 1-2 1-2 1-2 ठीक। 1-2 है 1-2 1-2 1-2 1-2 ठीक। याद रखने के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम बता रहे जो उस जब वहाँ पे सवाल सॉल्व करते थे तो वहाँ पे साइन, जब हम लोग इससे पहले कूलम्ब्स लॉ सॉल्व करते थे तो उसमें जो वेक्टर लॉ यूज़ नहीं करते थे, वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करते थे कूलम्ब्स लॉ में, तो हम बताए थे भैया साइन का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना साइन के सवाल पुट करना है। लेकिन यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 का जो साइन दिया हुआ है, जो भी साइन असाइन किया हो, चार्ज यहाँ पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है चार्ज, पुट दी साइन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? चार्ज तुमको दिया हुआ होगा तो भैया क्या करना है, चार्ज दिया हुआ होता, सॉरी साइन दिया हुआ होगा तो साइन पुट करना है, साइन दिया हुआ तो साइन पुट करना, कोई दिक्कत यहाँ तक? छोटा छोटा सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। छोटा छोटा सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दो चार्ज है Q1 और दो चार्ज ऐसे मानते हैं, +1 कूलम है यहाँ पे और यहाँ भी +1 कूलम है। आसान सवाल है और 1 मीटर का दूरी है, तो बताओ फोर्स कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे भैया, फॉर्मूला F K Q1 Q2 अपॉन R², और K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। यूनिट तुम अपने से पुट कर लेना, यूनिट क्या होगा भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स का क्या होगा भैया K Q1 Q2 अपॉन R², K का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू है 1, ये भी हो गया 1 डिवाइड बटा R², 1 का स्क्वायर, दैट इज फोर्स कितना आ गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। और दिस इज द ह्यूज फोर्स, ये कितना है, बहुत फोर्स है, ह्यूज फोर्स। ये कितना फोर्स है भैया, इसको विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा यदि हम कुछ कंपेरिजन करें, पावर 8 kg, ये कितना kg हो गया, 9 × 10⁻8 kg, कितना करोड़ हो गया भैया, 90 × 10⁻7 kg, मतलब 90 करोड़ kg, 90 करोड़ kg, 90 करोड़ kg का वो बॉल ले लो, उस पर जितना फोर्स लग रहा है नीचे, इसको छोड़ो, 90 करोड़ kg का बॉल ले रहा है, छोड़ो, जितना फोर्स से गिरेगा वो, जितना फोर्स से गिरेगा वो इतना फोर्स है, समझ रहा है। 90 करोड़ kg ले लो, ऐसे छोड़ दो, जितना फोर्स से गिरेगा वो इतना फोर्स है, तो कितना ह्यूज फोर्स है, ये कितना ह्यूज फोर्स है, ह्यूज फोर्स है ना भैया। कुछ हम नहीं कर सकते, कुछ करना है तो उसके लिए आप जाइए, हम क्या कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी पावर। कि 1 कूलम में चार्ज जो है ना, यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज, हम बात यहाँ क्या, चार्ज Q1 कितना लिए भैया, 1 कूलम लिए हैं,
ये बहुत लंबा चार्ज है, एक लार्ज चार्ज है, लार्ज चार्ज है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में हमेशा यूज करेंगे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 50 कूलम नहीं यूज करेंगे, तो मैक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम यूज करेंगे। ये कितना होता है भैया? 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। 1 नैनो कूलम, 10⁻⁻⁹ कूलम, ये सब वगैरह यूज करेंगे। बस समझ में आया? क्योंकि दिस चार्ज इज है पर्टिकुलरली हुज चार्ज, एक बहुत बड़ा चार्ज है, तो देख रहे हैं इस पर लगने वाला फोर्स। कोल्ड ड्रिंक का सजा है भैया। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जिसका मास दे लो है m, ठीक है। एक पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ m और मास m दिया हुआ है और चार्ज q1 है, इसका इज रिवॉल्विंग अराउंड दी, देखो मास दिया हुआ m और चार्ज यहाँ पे q1, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज q -q2, बोलता है -q2 यहाँ चार्ज है और ये फिक्स्ड है। ये क्या है भैया? फिक्स्ड है और इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, कौन सा? चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है भैया चार्ज q1, जिसका मास दिया हुआ है m, जिसका मास दिया हुआ है m। ये जो पार्टिकल है भैया, इसका चार्ज दिया हुआ है q1 और मास दिया हुआ है m। अब ये बोल रहा है भैया कि इसका रेडियस दे दिया है r, यहां से रेडियस क्या है? r है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है भैया, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड t निकालना है, स्पीड भी निकालना है। बस तुमको एक यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है तो उसके बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बराबर होता है mv²/r, mv²/r के, ठीक है। कभी बस पे चढ़ी हो? बस पे कोई बस पे नहीं चढ़ी तुम? इस समय बस पे से चढ़ा हुआ है, अब बस अचानक से गोल टर्न ले लिए, जब बस गोल टर्न लेते रहता है तो तुम एकदम ऐसे फेंकाने ऐसे से लगता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तुम पीछे की ओर, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर है? उधर की ओर खींच रहा है। जैसे बस ऐसे मुड़ी, तुम जो यहाँ पे था इधर जाने लगेगा। जैसे बस यहाँ पे टर्न ली, जब तुम यहाँ पे थे तो इधर जाने लगोगे। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्लास 11 में सर्कुलर मोशन में पढ़ाई होगा, ठीक है। mv²/r, ठीक। अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज है q और यहाँ पे चार्ज है -q2, तो इन दोनों पे फोर्स क्या लगेगा? इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा भैया। फोर्स क्या हो गया? q1 q2/r², क्योंकि डिस्टेंस r दिया हुआ है, ठीक। एक ये फोर्स हो गया mv² और एक ये फोर्स हो गया ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड बाई दोनों फोर्स बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बाई दोनों फोर्स बराबर होगा। नहीं आ रहा समझ में? तो हम क्या बोल रहे भैया? तो हम बोल रहे हैं ना, सिंपली बस सिंपली समझ लो, देखो हम जो बोल रहे हैं उसको बस रट लो। यदि सर्कुलर मोशन है और यदि यहाँ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है, उस पर दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना तो ये जीरो हो जाता है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है। खैर देखो, तो अब फिर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल में अंदर की तरफ क्या लग रहा है? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भैया कोई फोर्स ही प्रोवाइड कर सकता है, एक्सेलरेशन कोई फोर्स ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक। तो इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सीकिंग टू सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सीकिंग टू सेंटर, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ है। मतलब एक यहाँ बॉल होगा, फोर्स इधर लगेगा, यहाँ बॉल होगा तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ बॉल होगा तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ बॉल होगा तो फोर्स इधर लगेगा। ये जो फोर्स तुम देख रहे हो, ये फोर्स कुछ और फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात समझ में आ गया? ये फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको FC लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको FC लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। mv²/r। r क्या है? रेडियस है। r क्या है? यहाँ पे रेडियस है। v क्या है? स्पीड है। v क्या है? स्पीड है। m क्या है? मास है। बस इस चीज को रट लो। इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप होता है, दूसरा रूप होता है m⍵²r। m⍵²r दोनों सेम फॉर्मूला है। m⍵²r। ओमेगा क्या है? यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी वालों, एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है? रेडियस है। बस अब इतना बोले, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अंदर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को जो प्रोवाइड करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²r। ये क्या, ये कहाँ से आया? बात करेंगे सर्कुलर मोशन जब पढ़ाएंगे तब। दूसरा फॉर्मूला होता है m⍵²r। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जो तुम इस फॉर्मूला में काम आएगा। ओमेगा का सूत्र है 2π/t। ओमेगा का सूत्र क्या होता है? 2π/t। t क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड है। t क्या है? टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, सिंपली। अब सवाल में कहता है भैया यहाँ पे एक चार्ज Q2 है जो फिक्स्ड है, और चारों ओर मोशन कौन कर रहा है? चारों ओर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल जिसका Q1 चार्ज है, मास m है, और रेडियस r है यहाँ पे सर्कुलर मोशन का। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लगने वाला फोर्स हम क्या बताए थे अभी? सेंट्रीपिटल फोर्स FC, सेंट्रीपिटल फोर्स FC। और यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का क्या नाम है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, अभी तो बताया कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक K₁Q1Q2r²। ये होगा। अब देखो जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली कोई सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो या सेंट्रीफ्यूगल बोलो, अलग अलग चीज, अलग अलग रेफरेंस की अलग अलग बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तुम्हारा, वो एक्चुअली क्या है? देखो सपोज हम बता रहे हो, सपोज एक है भगवान विष्णु, क्या है? विष्णु। एक है राम, एक है कृष्ण। ये भगवान, ये भी भगवान, लेकिन इन दोनों का रूप किसका है? ये इसी का है। विष्णु और राम दोनों क्या है? सॉरी, क्या कृष्ण और राम दोनों क्या है? विष्णु का ही एक अलग फॉर्म है। ठीक है। उसी प्रकार सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डिफरेंट फॉर्म होता है। जैसे एक रस्सी लेकर ऐसे घुमा रहे हैं, एक रस्सी लेकर के ऐसे घुमा रहे हैं, तो रस्सी को जो ऐसे यहाँ बॉल रस्सी है, ऐसे बॉल बांध दिया है और रस्सी को पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं रस्सी को। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रस्सी का जो फोर्स होता है टेंशन, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा? रस्सी वाला जो फोर्स है टेंशन, यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात समझ में आ रहा है? जिस प्रकार मेन क्या है? मेन सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअली मेन जो तुम्हारा, जैसे मेन विष्णु जी है, राम जी, कृष्ण जी उसका फॉर्म है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह अलग अलग होता है, हर कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे तीन कंडीशन बताते हैं, तीन कंडीशन का एग्जाम्पल देते हैं। तीनों कंडीशन में जैसे मान लो सपोज दो मास m1 है और m2 है, ऐसा मानो सन है यहाँ पे, तो चारों ओर घूम रही है अर्थ, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे चार्ज Q1 है और घूम रही है चार्ज Q2। ठीक है। तीसरा मान लेते हैं कि रस्सी है और रस्सी में बॉल लगा के ऐसे घुमा रहे हैं चारों ओर, रस्सी को ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसमें भी देखो, ये इधर ऐसे घूम रहा है चारों ओर, ये इधर भी घूम रहा है चारों ओर,
और ये इधर भी घूम रहा है चारों ओर, सर्कुलर मोशन। तीनों में लगेगा अंदर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इधर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इधर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? तीनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स तीनों में अलग अलग है। इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बाद में बताते हैं। इससे बताओ, रस्सी है, रस्सी में लगने वाला फोर्स होता है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा भैया? इसमें होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन दोनों के बीच में कौन फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात क्लियर है? ये तीनों बात है। तीनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन तीनों में लगाने वाला यमदूत को अलग अलग है। तीनों में यमदूत अलग अलग है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या लगता है? अर्थ और सन के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता वहां पे। लेकिन दो चार्ज के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि एक चार्ज यहाँ पे है, तो इसको रोटेट कर रहा है, इसका मतलब रोटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रोटेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? रोटेशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी प्रकार यहाँ पे इस बॉल को सर्कुलर मोशन को प्रोवाइड कर रहा है टेंशन फोर्स। यदि यहाँ का रस्सी को काट दिया जाए तो बॉल सर्कुलर मोशन नहीं, रस्सी बॉल उधर भाग जाएगा। बॉल को सर्कुलर मोशन में प्रोवाइड कराने के लिए रस्सी जरूरी है। रस्सी को काट देंगे, बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नहीं करेगा। रस्सी का जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है बॉल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने में। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब चार्ज है -q2। सवाल में देखो कि बोल रहा है कि भैया कि एक चार्ज q1 है जो चारों ओर रोटेट कर रहा है, q2 चार्ज जो बीच में है फिक्स है। तो बताओ भैया इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। डायरेक्शन इधर होगा। कैसे? देखो, यदि दो पॉजिटिव चार्ज है q1 q2, दोनों डायरेक्शन अपोजिट ऐसे भागेगा। ठीक, यदि डिफरेंट चार्ज है, मानो एक यहाँ पे q1 हो गया, यहाँ -q2 हो गया, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन ऐसे ऐसे होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, नहीं समझ आएगा तो बोलना। तो इन दोनों बीच में लगने वाला फोर्स इधर है, जो सेट क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्स क्या होता है? k1 q2 अपॉन q2 ये होता है? होता है। ठीक, इसको इरेज करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है। तो ये बताएं फॉर्मूला इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, नीचे में mv स्क्वायर बाय r। ये r से यहाँ कटा, ठीक, और यहाँ पे हो गया v स्क्वायर बस तो k q1 q2, नीचे में ये m नीचे चल जाएगा m, फिर v को हो जाएगा रूट अंडर k q1 q2 अपॉन m। ये आंसर आ गया। स्पीड निकाल लिए, स्पीड निकाल लिए, कोई दिक्कत? चलो, तो F कूलम फोर्स क्या पता है भैया? F सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या था तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है कि नहीं है? दैट मीन्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इधर क्या फॉर्मूला लिखा है भैया? mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, एक और फॉर्मूला बता दे, याद करो, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख दो k q1 q2 अपॉन m r। यहाँ तो r नीचे अगर r क्यूब हो जाएगा होगा। कोई दिक्कत? चलो, ओमेगा फॉर्मूला बता दो। ओमेगा का क्या होता है? 2 पाई बाय टी। यहाँ देखो 2 पाई बाय टी
जिसको नहीं आता है ना तो थोड़ा वेट करेगा, सर्कुलर मोशन में ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t क्या कैसे आया, ठीक। बस अभी के लिए याद कर लो कि ओमेगा का इक्वल टू 2π/t, 4π² डिवाइड बटा k³ Q2 अपॉन mr³। यहाँ से t² निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर चल जाएगा, mr³ इंटू 4π² डिवाइड बटा k³ Q2। तो t का क्या रहेगा, रूट अंडर mr³ है इंटू 4π² डिवाइड बटा k³ Q2। ये हो गया टाइम पीरियड। सवाल हार्ड था क्या या आसान था? सवाल हार्ड था या आसान था? आसान था, बस थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि नीट का जब एग्जाम दोगे तो वो नहीं आएगा बोलने के लिए कि तुम 11th पढ़े हो नहीं पढ़े हो। एग्जाम वाला ऐसा सवाल पूछ करेगा, ठीक है। टारगेट बैच में हम थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं, थोड़ा आता है, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 2-3 और सवाल करवाते तो छाप लेना, उसके बाद छाप लेना, ठीक है। थोड़ा सा और 2-3 सवाल करवा देते हैं, फिर छाप लेना।